गैस चार्ज करना। गैस चार्ज करने के हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड ये होता है कि अगर कंप्रेसर जल जाए और कोई इशू नहीं है, कंप्रेसर जल गया है, फिर किसी और इशू पे हम काम करते हैं, उसका पंप खराब हो गया है, हमारा इशू काम करने का तरीक़ेकार और होता है। अगर यूनिट में लीकेज आ रही है, गैस नहीं है, फिर हमारे काम करने का तरीक़ेकार और होता है। आप नहीं आगे बैठ कर इतने आगे सीटें पड़ी है तो आप पीछे नहीं जाके बैठ आगे 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 वाली सीटें छोड़, ये न्यूज़ जितने भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कंप्रेसर बिल्कुल उसका पंप बैठ गया है, कंप्रेसर की मोटर जल गई है, या कंप्रेसर का कोई भी इशू है, जब उस इशू पर हम कदम रखते हैं तो हम बड़ा शॉर्ट काम करते हैं, बहुत सिंपल काम, बड़ी जल्दी बड़ी तेज़ी से काम करते हैं, ताकि आधे घंटे में फ्रिज हमारा फ्रिज डीप फ्रीज़र वाटर कूलर निपट जाए। अब उसका मेथड क्या इख्तियार करेंगे, जब यूनिट के अंदर लीकेज होगी फिर हमारा काम टोटल बढ़ जाता है, फिर तरीक़ेकार हम चेंज करते हैं। कोशिश ये होती है काम को जल्द और जल्द निपटाया जाए और कंप्लेन भी ना हो। अब देखिए, पहला मेथड आपको कंप्रेसर का मैं समझाता हूँ। अगर कंप्रेसर आपका गड़बड़ कर गया है फिर आपने क्या करना है। ये कंप्रेसर आपने चेंज कर दिया, कंप्रेसर आपने रिपेयर कराया है, जो भी इशू किया है, कंप्रेसर चेंज हो गया। कंप्रेसर जब चेंज हो गया तो इसके साथ आपने डिस्चार्ज लाइन को जोड़ देना है। डिस्चार्ज लाइन वो होती है जो कंडेंसर में जा रही है। ये फ्रिज के पीछे जो जाली लगी हुई है ये कंडेंसर कहलाती है, ठीक है। कंडेंसर के साथ आप जोड़ देंगे। कंडेंसर आपने जोड़ दिया। फ्रिज के अंदर जो कंडेंसर इस्तेमाल किया जाता है उस कंडेंसर का नाम क्या है? ये एयर कूल्ड कंडेंसर होता है, हवा से नेचुरल एयर कूल्ड, कुदरती हवा से ठंडे होने वाला कंडेंसर होता है। इस कंडेंसर का बाकायदा खुद नाम क्या होता है? फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, क्योंकि ट्यूबों के ऊपर फिंसे लगाई गई हैं, इस वजह से इस कंडेंसर को हम कहते हैं फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। और ये कंडेंसर किस नस्ल के अंदर आता है? नेचुरल एयर कूल्ड कंडेंसर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेचुरल एयर कूल्ड यानी कुदरती हवा से ठंडा होने वाला कंडेंसर। अब इस कंडेंसर जहाँ ख़त्म होता है, हमेशा याद रखें, आपका चिलर है, फ्रिज है, डीप फ्रीजर है, वाटर कूलर है, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग है, जहाँ कंडेंसर ख़त्म होगा उसके बाद जो लाइन शुरू होती है उस लाइन को हम कहते हैं लिक्विड लाइन, ठीक है। ये आउटर लगा हुआ है, आउटर के बाद हमारे पास ये जो पतली लाइन जा रही है ये लाइन हमारी लिक्विड लाइन कहलाती है। पतली वाली लाइन कौन सी कहलाती है? ये लिक्विड लाइन कहलाती है। लिक्विड लाइन से रेफ्रिजरेंट जो है वो वेपरेटर के अंदर स्प्रे होगी। अच्छा तुम लेटो, ये लिक्विड लाइन है वेपरेटर में स्प्रे हो रही है, इससे आज 50 रुपये फाइन ले लेंगे, इससे भी कलेक्ट करने दो। अब क्या करेंगे? ये लिक्विड लाइन है, इस वजह से इसे लिक्विड लाइन कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहने वाली जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पर एक डिवाइस लगी होती है, छोटा से आला लगा होता है, उसे हम कहते हैं ड्रायर। ड्रायर को आपने रिप्लेस करना होता है 100%। बाद मैकेनिक उसे छांट छुड़ के वही लगा देते हैं। एक 70-80 रुपए की इतनी मजदूरी ले रहे हैं, 70-80 रुपए की चीज़ वो चेंज नहीं कर सकते। इतनी तकलीफ हमको नहीं होती कि 70-80 रुपए की वो चीज़ जो है वो चेंज कर दें। यहाँ ड्रायर होता है, ड्रायर को हम ग्रामों के हिसाब से लेते हैं। आमतौर पर फ्रिज के अंदर 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम का आपका ड्रायर लगता है। आमतौर पर 15 ग्राम हम यूज़ करते हैं। अगर अच्छा बड़ा ड्रायर लगाना चाहें तो 20 ग्राम का हम ड्रायर लगा देंगे।
यहाँ पर आपने लिक्विड लाइन के अंदर ड्रायर को चेंज करना है। ये ड्रायर का एक्चुअल नाम क्या होता है, किस कैटेगरी में आता है? ये आता है फिक्स शोल्डर टाइप ड्रायर। ड्रायर की 3 अकसाम है। एक है फिक्स शोल्डर टाइप, जैसे हम फोल्ड कर देते हैं, टाका लगा देते हैं। दूसरा आता है फ्लेयर नट टाइप, जैसे हम ब्रास फिटिंग के जरिए फ्लेयर नट के जरिए हम जोड़ देते हैं। तीसरा आता है रिप्लेसेबल कोट टाइप ड्रायर, जो बड़े चिलर के अंदर यूज होता है। एयर कूल्ड चिलर हो या वाटर कूल्ड चिलर हो, उस ड्रायर को चेंज नहीं किया जाता, उसके अंदर लगी हुई कोरों को चेंज कर दिया जाता है। उस कोर का नाम होता है, उस ड्रायर का नाम होता है रिप्लेसेबल कोर टाइप ड्रायर। उसके अंदर सिलिका जेल की कोरें होती हैं, वो चेंज कर दी जाती हैं। बाद में 1 कोर डलती है, बाद में 3 डलती हैं, बाद में 4 डलती हैं। यूनिट की कैपेसिटी के हिसाब से कोरें यूज होती है। इसके बाद ड्रायर जहाँ खत्म होता है, उसके बाद जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। यहाँ पर रिप्लेसेबल कोल्ड ट्रैप ड्रायर है या कोई भी ड्रायर है। अब यहाँ पर फिक्स शोल्डर ट्रैप ड्रायर के बाद आपकी जो आगे डिवाइस इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। डोमेस्टिक सतह पर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के तौर पर क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसे कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब इस वजह से कहते हैं, ये कॉपर की बनी हुई बहुत कम कुतर की ट्यूब होती है, इसका अंदरूनी डाया बहुत ज़्यादा कम होता है, इस वजह से हम इसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। इसकी लेंथ डोमेस्टिक लेवल पर 9 से लेकर 12 फुट तक इसकी लेंथ होती है और इसका जो अंदरूनी साइज होता है आमतौर पर 0.031, अगर बड़ा फ्रिज है तो 0.036 या 0.049 की कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल की जाती है। अंदरूनी डाया 0.031, 0.036, 0.049 होता है। इसकी लेंथ तकरीबन 9 से लेकर 12 फुट तक। आगे हमारे पास आ गया वेपरेटर कूलिंग कॉइल, क्योंकि इसमें वेपरेशन का अमल होता है, अमल तबखीर का अमल होता है, इस वजह से इसे वेपरेटर के नाम से पुकारा जाता है। इसे कूलिंग कॉइल भी कहते हैं। ठंडी कॉइल होती हैं। यहाँ पे कूलिंग का फंक्शन क्या है, एक किस्म का मैकेनिकल में रिवाइज कर रहा हूँ। कूलिंग कैसे की जाती है, आपके यूनिटों के अंदर कूलिंग का फंक्शन कैसे होता है, फ्रिज कैसे कूलिंग किया कर रहा होता है। हमेशा याद रखें, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में गैसें इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें बुखारात से पहले लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। इस लिक्विड को ज़्यादा दबाव से एकदम कम दबाव पे लाया जाता है। जब लिक्विड ये ज़्यादा दबाव से कम दबाव पर आता है तो उस जगह पर ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। बॉयल होकर माया से यानी लिक्विड से वेपर पोजीशन में चेंज हो जाता है और जगह से गर्मी को जज़ब कर लेता है। क्या है कूलिंग का फंक्शन, क्या है, जो गैसेस इस्तेमाल की जाती हैं, जो इस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उससे ये फिर नतीजा लिया जाता है कि जो भी गैसेस यूज़ की जाए उन्हें जब उस माया को जब ज़्यादा दबाव से कम दबाव पर लाएं तो उस जगह पर वो बॉयल होकर माया से लिक्विड से बुखारात की हालत में तब्दील होकर उस जगह से गर्मी को जज़ब कर लें, जिसकी वजह से उस जगह पर ठंडक पैदा हो जाए और वो रेफ्रिजरेंट माया से बुखारात की हालत में तब्दील होकर कम दबाव कम दर्जा हरारत तक वापस कंप्रेसर में आ जाए। अब यही है, अब देखें यहाँ पर फंक्शन, ये बारीक ट्यूब से एकदम यहाँ पे हुजूम बढ़ गए है, एरिया बढ़ा दिया गया है। जब रेफ्रिजरेंट यहाँ ज़्यादा दबाव से इस बड़ी पाइप के अंदर दाखिल होगी तो क्या होगा, यहाँ पर हुजूम बढ़ जाने की वजह से, हुजूम मीन्स एरिया बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का दबाव कम होगा। जब किसी चीज़ का दबाव कम हो जाता है ऑटोमेटिक तौर पर उस चीज़ का दर्जा हरारत भी कम हो जाता है।
कम दबाव कम दर्जा हरारत पर ये रेफ्रिजरेंट बॉयल होकर उबलना शुरू हो जाए कि बॉयल होकर माया से बुखारात की हालत में तब्दील हो जाती है और गर्मी को जज़ब कर लेती है, जिसकी वजह से उस जगह पर ठंडक पैदा हो जाती है। फिर ये रेफ्रिजरेंट बुखारात की हालत में, कुछ बुखारात की हालत में आगे चलती है, फिर ये कुछ लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है क्योंकि वेपोरेटर ठंडा होता है। फिर ये कुछ लिक्विड कुछ वेपर फॉर्म में वापस जो है ये कम दबाव कम दर्जा साथ कंप्रेसर में आएगी। कंप्रेसर फिर इसे कंप्रेस करेगा, उस रेफ्रिजरेंट के दबाव को बढ़ाएगा। फिर रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में ज़्यादा दबाव ज़्यादा दर्जा हरारत की शक्ल में वेपर पोजीशन में कंडेंसर में चली जाएगी। ये मैकेनिकल का जब टॉपिक आएगा फिर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने इसे काफ़ी हद तक रिवाइज कर दी है। अब आपने कंप्रेसर को चेंज किया है तो हम यहाँ पर बड़ा फास्ट ट्रैक पे काम करते हैं, चंद मिनट हमें लगते हैं काम करने में। टेक्निक हमारी क्या होती है, थ्योरिकल मेथड नहीं होता, हमारा फील्ड मेथड होता है। उस फील्ड मेथड में हम इससे काम करते अपने क्या काम करें, बड़ा सिंपल, देर ही नहीं लगनी। कंप्रेसर रिप्लेस हो गया, आपने इस ड्रायर को यहाँ से चेंज किया, ड्रायर को यहाँ निकाल दिया, ड्रायर निकल गया। अब यहाँ पर कंडेंसर लिक्विड लाइन ओपन हो, खुल गई लिक्विड लाइन। आपने ड्रायर को सबसे पहले अपने गैस ज़ाया करनी है। गैस को कहाँ से ज़ाया करेंगे, कभी भी गैस को यहाँ से ज़ाया नहीं करते, गैस को चार्जिंग लाइन से ज़ाया करते। क्यों नहीं वहाँ से ज़ाया करते, वहाँ से ज़ाया करने का साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, उसके नुकसान आते हैं, खुद मैं भुगत चुका हूँ उसको। कि जब आप गैस इधर से निकालेंगे तो क्या होगा, प्रेशर इस तरफ आएगा तो वेपोरेटर के अंदर जो कचरा जो कोई भी चीज़ होगी वो गैस के प्रेशर से कैपिलरी में आएगा, कैपिलरी में फंस जाएगा, कैपिलरी को ब्लॉक कर। कि मैं खुद एक गलती से डिफ्रीजर की लाइन को जैसे तोड़ा, बुराई लिखी थी कैपिलरी ब्लॉक, यूनिट चालू यूनिट था, बर्बाद हो गया, ब्लॉक हो गया टोटल। कैपिलरी के अंदर जब ब्लॉकेज इस टाइप की आ जाए तो बड़ी मुश्किल से वो निकलती है, निकलती नहीं है, कैपिलरी को चेंज करना पड़ जाता है। अगर कोई कचरा है, अगर कोई डस्ट वस्ट हो वो तो साफ हो जाती है, लेकिन कचरा कोई फंस जाए वो नहीं निकलता। आपने चार्जिंग लाइन तोड़ी, जिस भी एसी के अपने गैस निकालने हमेशा चार्जिंग लाइन को डैमेज करें। चार्जिंग लाइन डैमेज कर देंगे, यहाँ से गैस सारी जो है वो निकल जाएगी। अब आपके पास कंडेंसर आया, अब हमारे पास जब भी यूनिट आता है हम ये नहीं करते कि कंप्रेसर चेंज किया, टाँके लगाए, गैस चार्ज कर दी, नहीं। जब आपके पास यूनिट आ गया है तो आपका काम है कि उसकी ओवरहालिंग करें, उसकी सफाई करें, उसकी सर्विस करें, ताकि जब यूनिट कस्टमर के पास जाए तो इस हालत में जाए कि जैसे नया यूनिट लेकर आए, उसकी लाइफ बढ़े। ये नहीं है कि कंप्रेसर कुछ अर्से बाद फिर कंप्रेसर ख़राब हो जाए। कंप्रेसर का अगर पंप बैठता है चालू हालत के अंदर तो ज़्यादा जो रीजन्स आती हैं वो कंडेंसर का कार्बन छोड़ना है। अगर कंडेंसर आपका कार्बन देता है तो 100% चांस है कि आपका पंप जो है वो फारिग है, पंप जवाब दे जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक गेज ले लेनी है, लो प्रेशर लें या हाई प्रेशर लें। आपने गैस चार्ज करनी है, वैक्यूम वगैरह करनी है, लो प्रेशर ले लें तो सबसे बेस्ट है। और साथ आप रख लें 822 का सिलेंडर। चाइना की हल्की गैस रखें, अच्छी गैस, अच्छी क्वालिटी वाली गैस नहीं रखें। गेज, जब भी आप गेज लगाएं हमेशा याद रखें, गेज जो भी आप यूज कर रहे हैं, गेज का जो पोर्ट है ये लो साइड गेज है तो लो साइड पोर्ट कहलाएगा। अगर यहाँ पर हाई प्रेशर गेज जो हाई साइड पोर्ट कहलाएगा तो इसका ताल्लुक हमेशा मतलूबा यूनिट के साथ होगा। आप एसी में गैस चार्ज करें, इस लाइन का ताल्लुक एसी के साथ होगा। आप एसी में प्रेशर दे रहे हैं, इसका ताल्लुक एसी के साथ होगा। आप वैक्यूम कर रहे हैं, इसका ताल्लुक इस पोर्ट के साथ होगा। जिस यूनिट के अंदर आप फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका ताल्लुक जो है उस गेज के लो साइड पोर्ट है। लो प्रेशर गेज यूज कर रहे हैं तो लो साइड पोर्ट के साथ होगा। अगर हाई प्रेशर गेज यूज करें तो हाई साइड पोर्ट के साथ होगा। जो साइड पोर्ट है इसका ताल्लुक एक्स्ट्रा यूनिट के साथ होगा।
प्रेशर दे रहे हैं तो प्रेशर पंप के साथ होगा, वैक्यूम कर रहे हैं तो वैक्यूम पंप के साथ होगा, गैस चार्ज करें तो गैस सिलेंडर के साथ होगा। अक्सर लोग ये गलत लगा देते हैं जिसमें आपको फंक्शन ही क्लियर नहीं हो रहा होता कि इस टाइम यूनिट में गैस का प्रेशर कितना है, वैक्यूम की पोजीशन क्या है। एक लीड आपने लेनी है, लीड का ताल्लुक, अब लीड लगाने का क्या तरीकेकार होता है। लीड के अंदर एक साइड फ्लैट होती है, बिल्कुल सीधी होती है, दूसरी साइड बेंड होती है। जो साइड हल्की सी बेंड होती है उसके अंदर पिन बॉल होता है, उसके अंदर पिन होती है, उसका ताल्लुक हमेशा चार्जिंग लाइन के साथ लगाया जाता है। ये जहन में रखें क्योंकि बार जगह हम काम कर रहे होते हैं, हमारे जहन में ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि लीड हमने लगानी कैसे, लीड है इधर यूज करें या उधर यूज करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। बार जगह पर अंदर पिन बॉल लगे होते हैं। अगर आप फ्लैट साइड बिल्कुल सीधी साइड यूज करें, उसके अंदर पिन नहीं होगी, इस साइड से आप प्रेशर देंगे, प्रेशर आगे नहीं जाएगा, लीड आपकी फट जाएगी या गेट डैमेज कर बैठेंगे। इस वजह से पिन बॉल वाली साइड जो लीड की पिन साइड है वो हमेशा लाइन की साइड पर लगाया जाता है। इस गेज वाली साइड पे या सिलेंडर साइड पर हम नहीं लगाते, ताकि जहन हमारा बना रहे कि हमने वो साइड इधर लगानी है। जब पिन लगा रहे हैं, लीड को इधर लगा रहे हैं, तो एक चीज़ और भी देखनी होती है, आया हमने उसके अंदर से लगी हुई पिन को निकाल तो नहीं दिया, पिन लीड के अंदर पिन मौजूद है कि नहीं है। कि ऐसा ना हो हम प्रेशर के बाद साइडों पर क्योंकि फील्ड कुछ और चीज़ है, इदारा कुछ और चीज़ है, कि अगर आपने ये सेक्शन याद रखिए तो परेशानी नहीं होगी, अगर याद नहीं रखा तो फिर आप परेशान होंगे। कि बहुत जगह पर हमारे ध्यान में होता है, ऐसे लगा देते हैं, लीड हमने सही लगाई होती है लेकिन अंदर से पिन निकल चुकी होती है, इधर से प्रेशर देते हैं, रिजल्ट ये आता है कि प्रेशर आगे जाता नहीं है, लीड फट जाती है। आपने क्या करना है, पिन को देखना है, पिन लगी हुई है। उसके बाद जब लीडें हम साइड पर जाते हैं तो लीडें यहाँ से हम चेक करके जाते हैं अपनी शॉप से, जब भी साइड पर जाते हैं दिमाग को हाथ में रख के जाते हैं। दो चीज़ें, आया लीड के अंदर रबड़ मौजूद है, सिले मौजूद है उसके अंदर पिन मौजूद है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि साइड पे जाए अंदर उसकी वाशल ना हो, जब हम गैस देंगे या वैक्यूम करेंगे सारा वैक्यूम यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, गैस यहाँ से ज़ाय हो जाएगी क्योंकि अंदर सीले नहीं। ये चीज़ें दिमाग को काम के लिए दिमाग का हाजिर होना 100% ज़रूरी होता है। अगर दिमाग हाजिर नहीं है आप मिस्टेक करेंगे, नुकसान करेंगे अपना, उसका नहीं होना। उसने तो आपसे यूनिट सही हालत में लेना है, लेकिन यह है कि अपना नुकसान कर बैठेंगे, कमाने की बजाय पल्ले से देना पड़ेगा। तो आपने ये चीज़ें मद्देनजर रखनी है। जब भी साइड से जाएं तो लीड के अंदर रबड़ें और इसके अंदर पिन लाजमी होनी चाहिए। रबड़ें उस सूरत में निकलती हैं जब गैस का प्रेशर मौजूद होता है। अब यकदम लीड को खोलते हैं तो क्या होता है, गैस के प्रेशर से जो अंदर रबड़ होती है, सील होती है, निकल जाती है। हमेशा प्रेशर को ऐसा सा रिलीज करें, थोड़ा सा रिलीज होने दें, जब प्रेशर निकल जाए फिर लीड को खोलें। अब क्या होता है, अंदर प्रेशर होता है, जब लीड को खोलते हैं गैस के प्रेशर से अंदर गई रबड़, ये प्रॉब्लम आती है हमें। अब इस साइड वाले पोर्ट को आपने क्या करना है, अपने सिलेंडर के साथ आपने मिला दिया, ये लीड इधर ला दिया। अब आपके पास ये बिलफर्ड लो प्रेशर गेज है। लो प्रेशर गेज को एक्चुअल जो कहा जाता है वो कंपाउंड गेज कहते हैं। असल चीज़ ये है कि आप जब किसी कंपनी के अंदर, किसी इदारे के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी में जाएं या ब्रिटिश कंपनी में जाएं तो आपका हर चीज़ का मेयार, एक स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड पे काम करें कि वो आपको कहेंगे इसको लीड लगाने का तरीका नहीं आ रहा, लो प्रेशर गेज यूज़ करें। कोई मेथड नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में काम ऐसे होता है कि बस निज़ाम चलना चाहिए। फॉरनर कहते हैं कि नहीं जी ये लो प्रेशर गेज यूज़ कर रहे हैं तो इसके नीचे जो लीड लगेगी वो ग्रीन लगेगी, सब्ज लीड लगेगी, या ब्लू लीड लगेगी, रेड लीड नहीं लगेगी। रेड लीड जो है हाई प्रेशर के लिए यूज होती है। अजीब व गरीब कहानियाँ होती हैं कि उनकी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक प्रोसेस कर रहे, काम कर रहे हैं तो उस काम के लिए आपके पास अगर रेड लीड लगा दिए तो क्या फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वो कहते हैं कि रूल्स जो हैं उन रूल्स को फॉलो करें, थ्योरी का रूल्स को। थ्योरी का रूल्स ये कहते हैं कि जब आप एलपी लो प्रेशर गेज आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए जो लीड यूज़ होगी वो ग्रीन या ब्लू लीड यूज़ होगी। जो रेड लीड है, रेड लीड हाई प्रेशर के लिए यूज़ होगी। अगर आपके पास गेज मैनिफोल्ड है, डबल गेज, आगे जब कोर्स रिवाइज हो, डबल गेज है, एक स्टैंड पर दो गेज हैं, इस गेज को हम कहते हैं गेज मैनिफोल्ड। एक तरफ लो प्रेशर गेज होती है, दूसरी तरफ हाई प्रेशर गेज होती है। अब अगर इस गेज स्टैंड पर लगी हुई आप हाई प्रेशर गेज को यूज़ कर रहे हैं तो इसके नीचे रेड लीड आपकी यहाँ पर आएगी,
सेंटर पोर्ट पे क्या आएगी, सेंटर पोर्ट पर आपकी येलो लीड आएगी, जो ना ग्रीन इस लो प्रेशर गेज के नीचे लगती है ना हाई प्रेशर गेज के नीचे लगती है, वो सिर्फ सेंटर पोर्ट पे लगती है। सेंटर पोर्ट का ताल्लुक इस गेज के साथ भी है, इसके साथ भी है। अगर इस वाल को खोलेंगे इधर से आने वाला प्रेशर इस साइड पर चला जाएगा, अगर आप ये वाल खोलेंगे तो इधर से आने वाला गैस का प्रेशर या एयर का प्रेशर या वैक्यूम जो है इस साइड पर ऑपरेट हो। ये चीज़ें आपने याद रखनी होती हैं। इसमें आप याद नहीं रखते क्योंकि बड़ा शॉर्ट टाइम होता है हमारे पास कोर्स मुकम्मल करने का, हर चीज़ से आपको आगाह किया जाता है, लेकिन ये है कि पिकिंग पावर नहीं, आप ध्यान में रखते ही नहीं है किसी चीज़ को, ना कॉपी में मेंशन करते हैं, कॉपी में मेंशन ना होने की वजह से ना आप स्टडी करते हैं ना आपको याद रहता है। जो गेज आप इस्तेमाल, अगर लो प्रेशर गेज यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन यह है कि अपने एक रूटीन बनाएं। रूटीन आदत जब बनी होगी फिर आगे परेशानी का सामना नहीं होगा। आप फॉरेन में जाते हैं, फॉरेन में ज़्यादातर ब्रिटिश कंपनी है, गोरे हैं वहाँ पर सारे, वो रूल्स को देखते हैं कि आया आप रूल्स पे अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। रूल्स थ्योरी का रूल ये कहते हैं कि आपने अगर ग्रीन लो प्रेशर गेज को यूज़ कर रहे हैं तो आपने ब्लू लीड या ग्रीन लीड जो है वो आपने यूज़ करनी है इसके नीचे, और सेंटर पोर्ट पर आपने रेड लीड नहीं लगानी, अपने येलो लीड लगानी है। येलो का ताल्लुक ना लो के साथ है ना हाई के साथ है, वो कॉमन पोर्ट के लिए बनाई गई है, यानी सेंटर इंटरमीडिएट पोर्ट के लिए बनाई गई है, ये सेंटर में आएगी। अगर हाई प्रेशर गेज यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे सूरत के अंदर येलो लीड आपकी सेंटर पोर्ट पे यानी इंटरमीडिएट पोर्ट पर आएगी, और हाई प्रेशर गेज के नीचे जो है आपकी रेड लीड लगेगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने R22 का आपने सिलेंडर यहाँ पे लगा दिया, आपके पास यहाँ पर है लो प्रेशर गेज। लो प्रेशर गेज को एक्चुअल हम कहते हैं कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस गेज के अंदर दो रीडिंग्स हैं, सिर्फ एक गैस प्रेशर रीडिंग नहीं है, इसके अंदर एक रीडिंग वैक्यूम रीडिंग है। वैक्यूम का क्या मतलब है, वैक्यूम का मतलब है खला पैदा करना, किसी जगह से फिजाई दबाव को खारिज कर देने का नाम वैक्यूम है। कितना फिजाई दबाव खारिज करना, अगर हम पाकिस्तान के देखें तो सतह समंदर पर फिजाई दबाव की मिकदार 14.7 PSI है। इस दबाव को जब किसी जगह, इस दबाव को मापने वाले आले का नाम क्या है, फिजाई दबाव को हमेशा बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से हमें पता चलता है मैदानी इलाकों में फिजाई दबाव की मिकदार क्या है, मैदानी इलाकों में 4.3 PSI है, अगर पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो 1 PSI है फिजाई दबाव की मिकदार। इस दबाव को मापने वाले आले का नाम बैरोमीटर है। जहां भी जो भी दबाव मौजूद है, जो भी दबाव है, 1 PSI है, 4.3 है, 14.7 PSI, जो भी फिजाई दबाव मौजूद है, उस दबाव को जब उस जगह से खारिज कर दिया जाए तो बाकी वहां पर जो चीज रह जाएगी वैक्यूम रह जाएगा, यानी खला रह जाएगा, वहां पर फिजाई दबाव बिल्कुल नहीं होगा। समझे? इस वजह से इस गेज से हम दो प्रोसेस करते हैं, एक तो हम वैक्यूम का प्रोसेस करते हैं, दूसरा में से गैस चार्जिंग का प्रोसेस करते हैं। इस वजह से इस गेज को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड गेज कहते हैं। इस गेज के अंदर वैक्यूम, जब किसी जगह से ये फिजाई दबाव खारिज कर दिया जाए तो वहां पर वैक्यूम पॉइंट क्या आता है, 29.92 इंचेस ऑफ मरकरी, GH से हम शो करते हैं 29.92 इंचेस ऑफ मरकरी, यानी तकरीबन 29.92 इंचेस ऑफ मरकरी जो है आपके पास जो प्रेशर आ जाए, पॉइंट आ जाए, तो समझें कि इस सिस्टम में से हवा मुकम्मल तौर पर खारिज हो गई है, यहाँ पर मुकम्मल वैक्यूम हो चुका है, मुकम्मल खला है, वहाँ पर कोई चीज़ आप रह नहीं सकती, मुकम्मल खला है, वहाँ पर एयर वगैरह का कोई ज़रा बराबर भी नहीं है। 29.92 क्या है, वैक्यूम पॉइंट है। अब यहाँ पर सुई इंचेस ऑफ मरकरी GH के अंदर जो रीडिंग आती है 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0, ये वैक्यूम रीडिंग आती है। वैक्यूम से ऊपर जो है ये जो रीडिंग आती है ये आपके पास PSI में आती है, ये तकरीबन गेज होती है 250 PSI तक। अब आपने क्या करना है, R22 का प्रेशर ज़्यादा होता है, जो हमारे पास कंप्रेसर लगाया गया है, फ्रिज के अंदर लगा हुआ है, R134 का कंप्रेसर है। यहाँ पर गैस का प्रेशर आप ज़्यादा नहीं खोलेंगे, हल्का गैस का प्रेशर, ज़्यादा गैस का प्रेशर आप 5 PSI तक गैस का प्रेशर,
ज़्यादा से ज़्यादा 5 psi तक आपने गैस का प्रेशर रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, पंप बैठ जाएगा, कंप्रेसर का पंप फारिग हो जाएगा। इसलिए जो 5 psi आपने प्रेशर रखा, कंप्रेसर को ऑपरेट कर दिया, कंप्रेसर आपका ऑपरेट हो गया। ये लाइन आपकी, ये जो ड्रायर है, ड्रायर से ये चीज आपने उतार ली। ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी के मुंह को भी आपने बंद कर देना है, टांका लगा, हल्का सा ऐसे इशारा देंगे, टांका लग जाएगा। 822 का प्रेशर खोला, कंप्रेसर आपने रन कर दिया। कंप्रेसर जब आपने इसे चलाया तो ये साइड बंद है, उधर से एयर नहीं ले सकेगा। गैस के प्रेशर को वो बढ़ाएगा तो यहाँ कंडेंसर में भेजेगा। यहाँ पर आपने प्रेशर को गुलाब किया हुआ है, रोका हुआ है, हाथ रखा हुआ है, आपने दबाए हुए। जब आपके हाथ पर दबाव कंट्रोल से बाहर हो जाए, अपने हाथ को हटाकर हाथ आगे कर देना है, यानी ये अंगूठा हटाया, हाथ का प्रेशर जो इधर से निकलने वाला, इस लिक्विड लाइन से निकलने वाला प्रेशर आपके हाथ पर ऑपरेट हो, ताकि पता चले कि इस कंडेंसर में से क्या आया है। कार्बन है तो कौन सी कार्बन है और कार्बन की क्या मिकदार है। अगर कार्बन बिल्कुल ब्राउन कलर का है तो इसका मतलब है इसका लोहा गल रहा है, खराब हो रहा है। ये कंडेंसर रिप्लेस कर दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये फिर कल को उस कस्टमर के लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा, उसका कंप्रेसर फारिग कर देगा, यूनिट बर्बाद करेगा। ये यूनिट प्रॉपर कूलिंग नहीं करने लगा, किसी भी टाइम ये तंग कर सकता है। अब कंडेंसर आपका कार्बन दे रहा है ब्राउन कलर, बिल्कुल ब्राउन कलर की, जैसे ईंटों का कलर होता है, इस टाइप की आई है, समझिए अंदर जाली गल रही, लोहा गल रहा है। अगर ब्लैक कलर की है तो ये इसके अंदर कार्बन आई हुई है, ये साफ हो जाएगी। लेकिन अगर ब्राउन है तो बेहतर है कि कंडेंसर को चेंज करें। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंडेंसर को चेंज करना है कि फील्ड तो कहती है, थ्योरी तो कहती है, आम बंदे जो कहते हैं, ये यूट्यूब जहाँ भी जाएं, जिस साइज का कंप्रेसर है उसी साइज का कंडेंसर यूज होगा। अगर कंप्रेसर 1.5 का है, कंडेंसर 1.5 का, कंप्रेसर 1.4 का है तो कंडेंसर भी 1.4 का, कंप्रेसर 1/3 का है तो कंडेंसर भी 1/3 का। लेकिन पाकिस्तान की जो फील्ड है, पाकिस्तान के अंदर सारा जो है अंधेर नगरी है, कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं है। आम मैकेनिक बुरी तरह रगड़ा खाता है कि जो यहाँ पर साइज हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिए गए हैं, एक्चुअल साइज नहीं है। अगर 1.4 का आप क्या करते हैं, पहले हम ये करते थे 1.4 का कंप्रेसर है, 1.4 का कंडेंसर भी आके लगा दिया। अब जब आप मार्केट से 1.4 का कंडेंसर आके लगाएंगे, वैक्यूम करेंगे, गैस चार्ज करेंगे, तो आपका ड्रायर जो है हाथ नहीं रखने देगा, आग बना होगा। ड्रायर की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए, इसे हाथ लगे हल्का सा आपको महसूस हो ये गर्म, ये नहीं को आग बना हुआ हो, गर्म हो, बहुत ज्यादा गर्म है तो इसका मतलब है कंप्रेसर पे बहुत ज्यादा लोड है। कंडेंसर से जो आने वाली रेफ्रिजरेंट है वो सही प्रॉपर हालत में लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं हुई, वो वेपर फॉर्म में आगे जा रही है। वेपर फॉर्म में जा रही है तो आगे बॉयल नहीं हो सकेगी, आगे कूलिंग नहीं होने लगी। इस वजह से अब यहाँ पर अगर ड्रायर आपका ज्यादा गर्म हो रहा है, यहाँ पर आपको एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, इसके साथ और एक्स्ट्रा कंडेंसर आपको देना पड़ेगा। उतना बड़ा कंडेंसर आपको देना पड़ेगा कि आपका जो ड्रायर है वो नॉर्मल आपको फील हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। गर्म हुआ तो आपका यूनिट प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा और कंप्रेसर भी हीट अप रहेगा। अब हम क्या करते हैं, जब तक उन्होंने दुकानदारों ने हमें फुद्दू लगाया बेवकूफ़ बनाया, ऊपर जाओ तो लिखा होता है हाँ जी 1.4 है, 1.4 का कंडेंसर उठा लो। अब रेट भी डबल के डबल हो गए हैं, पहले जो 300 250 का था, अब 500 600 700 पे कंडेंसर चला गया, इतना महंगाई हो गई है। अब हम क्या करते हैं, जो कंडेंसर हमने रिप्लेस करना होता है उसकी हम टर्न काउंट करते हैं। ये टर्न 1 2 3 4 5 6 7 कितने टर्न है आया, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। लंबाई हम नहीं देखते, हमने टर्न काउंट कर ली, उसकी चौड़ाई कितनी है। उस चौड़ाई को हम मेजरमेंट करने के बाद फिर हम मार्केट में जाते हैं, जो कंडेंसर हमें उस साइज पे मिलता है, उतनी लेंथ में मिलता है, उतने टर्म में मिलता है। इसका मतलब है कि ये जो है ये कंडेंसर रेट, वो कंडेंसर आप हम लगाते हैं। अगर उस साइज का नहीं मिल रहा फिर हमें साथ एक्सटेंशन लगानी पड़ती है, यानी आपको कंडेंसर जो था उसकी 10 टर्नें थी, आपको मिल रहा है 8 टर्नें, 8 टर्नें मिल रहा है तो फिर आपको 2-3 टर्नों वाला एक्स्ट्रा कंडेंसर आपको उसके साथ एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी, यानी कंडेंसर के ऊपर कंडेंसर आपको देना पड़ेगा, फिर जाके बात बड़ी बनेगी। क्योंकि कंप्रेसर का सर्कुलेशन एरिया आपने पूरा करना है। बाद अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा कि इंटरनल कंडेंसर लीक हो जाते हैं, फिर आपने क्या करना होता है। फिलहाल हमारे पास कंप्रेसर
रिप्लेस से आपने किया तो अब आपने क्या किया, कंडेंसर आपने कैसे मार्केट से लेना है, एक्टिव होके जाना है। इस तरह नाड़ी बांध के नहीं जाना, नाड़ी बांध के जाएंगे तो आप जलील होके जाएंगे। साफ ज़ाहिर आपका ड्रायर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो आपने साफ ज़ाहिर अब कंडेंसर एक्सटेंशन देनी है, तो जो गैस आपने डाली वो सारी ज़ाया हो जाए, सारी मेहनत बर्बाद होगी। फिर कटिंग करेंगे, फिर इसके ऊपर एक्स्ट्रा कंडेंसर लगाएंगे, गैस नहीं पड़ी, फिर इसके लिए आप बाजार का चक्कर लगाएंगे। इस वजह से एक्टिव बन के आपने जाना है। जब कंडेंसर आप रिप्लेस करें तो आप उसकी टर्नें काउंट करें, उसकी लेंथ काउंट करें, आया उसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बराबर है कि नहीं है, क्योंकि इस टाइम मार्केट के अंदर सब 2 नंबरी के 10 नंबरी की इंतहा हो चुकी है। कोई चीज़ प्रॉपर हालत में देते ही नहीं है। कंप्रेसर लें वो भी गलत मॉडल उठा देते हैं सेकेंड हैंड में, ऊपर से स्टिकर उतार देते हैं। हद से ज़्यादा हराम टोपियाँ हो रही हैं इस टाइम। अब यहाँ पर आपने कंडेंसर अगर आपने वॉश किया, कार्बन ब्लैक कलर की निकली है तो गैस का वाल्व खुला रहने दें। इस तरह 5-6 बार वॉश करें। जब आप समझें कि कंडेंसर से कार्बन आना बंद हो गई है, इसका मतलब ये है कि कंडेंसर बिल्कुल क्लियर है। अगर इसे आप मजीद क्लियर करना चाहते हैं, मजीद इसे साफ करना चाहते हैं, फिर हमारे पास दूसरा वे है इसका। आपने क्या करना है, गैस का वाल्व बंद करें, कंप्रेसर को ऑफ करें। पहले कंप्रेसर ऑफ करना है, पहले कंप्रेसर ऑफ किया, गैस का वाल्व आपने इधर से बंद कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये डिस्चार्ज लाइन यहां से उड़ाएंगे, ये डिस्चार्ज लाइन यहां से आपने उड़ा देनी है। डिस्चार्ज लाइन आपने उड़ा दी है यहाँ, इसके साथ आप चार्जिंग लीड लगाएंगे, चार्जिंग लाइन लगाएंगे जिसके आगे फ्लेयर नट यूनियन होता है। अब ये जो यूनियन आपने लगाई है तो ये जो लीड है, इस लीड को आपने इसके साथ मिला, समझे, इस लीड को आपने इसके साथ मिला दिया। अब इसमें क्या करना है, आपको क्या मसाइल इसमें सामना हुआ तो आपने ये अमल कर रहे हैं। कंडेंसर के अंदर कार्बन खत्म होने का नाम नहीं ले रही, कंडेंसर में कार्बन आ रही है, ब्लैक कलर की आ रही है, खत्म नहीं हो रही। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर आप CTC डालेंगे। CTC क्या है, कार्बन टेट्राक्लोरा केमिकल है, जो क्लीनर के लिए अंदर से कार्बन को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CTC इस्तेमाल करें या आप पेट्रोल इस्तेमाल करें, जो भी आपको बेहतर लगता है। हम लोग ज़्यादातर CTC यूज़ करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोरा यूज़ करते हैं। अब आपने इसके अंदर ढक्कन से साथ आराम से या कीफ की मदद से इसके अंदर आपने यूनियन की मदद से इसके अंदर आपने लीड से आप यहाँ शुरू करेंगे। लीड के अंदर आपने CTC या पेट्रोल डालना शुरू कर देना है। जब ये फुल हो जाए, लीड आपकी फुल हो गई है, पेट्रोल या CTC से फुल हो गई है, फिर दुकान के अंदर हमारे पास प्रेशर पंप मौजूद होता है। प्रेशर पंप हम यूज़ करते हैं प्रेशर देने के लिए, लीकेज ट्रेस करने के लिए या वैक्यूम करने के लिए। कम से कम जिस टाइम हम दुकान खोलते हैं 1/3 का कंप्रेसर हम लाजमी तौर पे लेके रखते हैं, जो वैक्यूम यूनिट में वैक्यूम करने के लिए और प्रेशर देने के लिए काम आता है। अब आपने क्या करना है कि ये जो लीड है इसको कंप्रेसर की, ये जो प्रेशर पंप है उसकी डिस्चार्ज लाइन के साथ आपने मिला देना है और इस प्रेशर पंप को ऑन कर देना है। प्रेशर पंप क्या करेगा, इधर से प्रेशर लेगा, सेक्शन साइड से हवा को खींचकर प्रेशर को इसके अंदर भेजेगा और CTC जो है ऐसा ऐसा यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब CTC लिक्विड फॉर्म में थोड़ी थोड़ी जगह घेरेगी और लाइनों के अंदर जज़ब हो जाएगी कार्बन की वजह से। जब आपने फिर इसे वॉश करना शुरू कर देना है, CTC बाहर नहीं आने लगी। जब ये CTC आगे चली जाए फिर मजीद आपने उसी तरह CTC इसके अंदर डालनी है। उस टाइम तक इसे डालना शुरू करना है जब तक ये बाहर आना शुरू ना हो जाए। कपड़े साफ नहीं रखने, क्योंकि जब CTC आएगी सारा कार्बन आएगा, बड़ा गंदा ठंडा पड़ेगा, ऐसे दाग पड़ते हैं जो उतरते नहीं है कपड़ों में से, कपड़ा जितना भी साफ किया ना करें। आपने अच्छी तरीके से इसे साफ करना है। जब इसमें से CTC साफ प्योर आना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि आपका कंडेंसर 100% ओके हो। अब ये आइंदा 10, 15, 20 साल तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करनी, ना कंप्रेसर का इसमें सत्यानाश करना है। अब क्लियर हो गया। अब हमारे पास दूसरा काम क्या है, एज ए इंजीनियर आम टेक्नीशियन की कैटेगरी भी समझा रहा। हमारे मैकेनिकों का अल्लाह हाफिज है, बेतु का काम है, बस कंडेंसर से वॉश किया, ये लगाया, खत्म हो गया। नहीं, इसके लिए CTC क्या है, केमिकल है, इसके अपने असरात हैं, इसके नुकसान अपनी जगह पर मौजूद है कि इसके अंदर ये लाइनों के अंदर जज़ब होगी। अगर ये कुछ अर्सा इस तरह रही तो क्या करेगी, ऐसा ऐसा पैपों को खाना शुरू करेगी और पैपों को डैमेज करेगी। हम जब बड़े सिस्टम पे काम करते हैं चिलर के अंदर
हर सीजन के अंदर, अभी सीजन स्टार्ट होने लगा है, जैसे ये सर्दी थोड़ी सी क्लोज होगी तो क्या करेगी, हर सिस्टम डीस्केलिंग पर चला जाएगा। इसके कंडेंसर डीस्केल होते हैं, क्योंकि कंडेंसर का ताल्लुक एयर के साथ होते हैं। एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, जहाँ ऑक्सीजन सर्कुलेशन करेगी वहाँ पर कई